हेलो दोस्तों। तो हम लोग आ गए हैं ग्रुप 14 एलिमेंट को पढ़ने के लिए। देखिए, ग्रुप 14 एलिमेंट का जो फर्स्ट मेंबर है वो कार्बन है, तो इसलिए हम इसके ग्रुप को हम लोग कार्बन फैमिली भी कहते हैं। कार्बन इसका सबसे फेमस एलिमेंट भी है और कार्बन जो है सबसे पहले पड़ता भी है इस ग्रुप में। अच्छा, इस ग्रुप में जब अगर हम बात करें तो इस ग्रुप में होते कौन कौन है, तो इसमें जो है कार्बन होता है, सिलिकॉन होता है, जर्मेनियम होता है, टिन होता है, लेड होता है, और फ्रेंड एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट नेम है जिसको हम लोग फ्लेरोवियम कहते हैं, ये भी होता है। देखिए, एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि ग्रुप 14 का नाम दे दिया था कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। ग्रुप 14 का एक और नेम है, उसका क्या नाम है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा था। तो ये फ्लेरोवियम है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। देखिए, ग्रुप 14 का जब हम बात करते हैं तो ये जो कार्बन है, कार्बन जो होता है ये मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट मास इन द अर्थ क्रस्ट होता है। अर्थ क्रस्ट पे सबसे अधिक ये बॉन्डेड एलिमेंट है, किसी न किसी फॉर्म में पाया जाता है। देखिए, ऑर्गेनिक सिस्टम ही कार्बन से बना हुआ है पूरा। तो इस चीज़ को आप इसको पढ़िएगा बुक को। और कार्बन नेचर में कोल के फॉर्म में और कार्बन के एलोट्रॉपिक फॉर्म में, उसको हम लोग बाद में बात करेंगे। एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड के फॉर्म में। और अगर बॉन्डेड की बात करें तो ये कार्बाइड, जैसे है कैल्शियम कार्बाइड, तो CaC2 इसका फार्मूला होता है, कैल्शियम कार्बाइड। बाइकार्बोनेट CO3, जैसे CaCO3, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, CaHCO3, ये बाइकार्बोनेट हो गया। कार्बोनेट तो CaCO3 कार्बोनेट हो गया। ऐसे यह नेचर में पाया जाता है। और एटमॉस्फेरिक फार्म में दो तरह से मिलता है। एटमॉस्फेरिक फार्म में कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड के फॉर्म में मिलता है। और कुछ मैन मेड गैसेस नेचर में है, जैसे कि कार्बीन है, कार्बीन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ये सब भी मैन मेड हैं जो नेचर में एटमॉस्फेरिक गैसेस के रूप में पाए जाते हैं। थोड़ा सा बात करते हैं कि एक इसेंशियल ऑर्गेनिज्म के लिए इसेंशियल एलिमेंट है, और इसका जो आइसोटोपिक फार्म है वो C12 और C13 है। C12, C13 और C14 भी प्रेजेंट होता है इसका आइसोटोपिक फार्म। इसकी हाफ लाइफ होती है 5770 ईयर, मीन्स 5770 ईयर्स। ये सब चीज़ें जो है एग्ज़ाम की पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। कार्बन के एलोट्रॉपिक फॉर्म्स और आइसोटोपिक फॉर्म्स ये पूछे जाते हैं, तो इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा। और सिलिकॉन जो होता है ये सेरेमिक, ग्लास, सीमेंट, ये सब बनाने के काम आता है। जर्मेनियम जो होता है बहुत ट्रेस में पाया जाता है, और जर्मेनियम का यूज सेमीकंडक्टर बनाने में भी होता है। टिन, स्टेनलेस जिसको हम लोग बोलते हैं, टिन, यह भी जो है कैसिटराइट के फॉर्म में मिलता है, SnO2। और लेड जो है गैलेना के फॉर्म में ज़्यादा मिलता है नेचर में, गैलेना PbS जो लेड का ओर है। आपको मैं ओर पढ़ाऊँगा, आइसोलेशन तो इस साल आपके यूनिट से निकल गया है। तो इसके ओर का नाम है, लेड के ओर का नाम है गैलेना, PbS लेड सल्फाइड होता है, सल्फाइड ओर होता है इसका। और फ्लेरोवियम जो है सिंथेटिकली प्रिपेयर्ड होता है, जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। ये भी आप ध्यान रखेंगे कि रेडियो एक्टिव ग्रुप 14 एलिमेंट का क्या नाम है, तो वो क्या है, फ्लेरोवियम है। फ्लेरोवियम यहाँ पर लिखा हुआ है, फ्लेरोवियम, तो ये होता है। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर आप बात करते हैं तो ग्राउंड स्टेट और इलेक्ट्रॉनिक स्टैटिक स्टेट कॉन्फ़िगरेशन इसके होते हैं। तो ये जो होता है NS2 और NP2 होता है, लेकिन जब एक्साइटेड स्टेट में जाता है तो ये हो जाता है NS1 और NP3, ये एक्साइटेड स्टेट होता है। जैसे अगर हम कार्बन की बात करें तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p2, तो यहाँ पे N की वैल्यू 2 है। अब
ये ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन है। एक्साइटेड स्टेट में 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 2s जंप टू द 2p। व्हाई जंपिंग टेक्स प्लेस? बिकॉज द एनर्जी लेवल डिफरेंस बिटवीन 2s एंड 2p इज वेरी लेस और देर इज नो एनर्जी लेवल डिफरेंस। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि वेरी लेस एनर्जी लेवल गैपिंग होती है, इसलिए ऐसा इलेक्ट्रॉनिक यहाँ पे जंप हो जाते हैं और फिर कॉन्फ़िगरेशन बन जाता है 2s1 और 2p3। तो ये ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन, इसका एक्साइटेड स्टेट और ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन कार्बन का है। और फिर इसमें आप जो है कोवैलेंट रेडियस ये सब आप देख लीजिए। आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होता है ये ग्रुप 14 मेंबर का जो होता है हायर होता है 13 के मेंबर से इसका आयनाइजेशन एंथैल्पी हाई होता है। और अगर हम ये सब चीज़ें आप देख लीजिएगा, सारा एक जगह बॉक्स में दे दिया है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में आपने जो है कार्बन और सिलिकॉन, कार्बन के इलेक्ट्रॉपिक फॉर्म्स ये सब पढ़े हुए हैं सॉलिड स्टेट चैप्टर में। नेटवर्क सॉलिड कोवैलेंट सॉलिड जब पढ़ रहे थे आप तो वहाँ पे भी बताया गया था, तो उसको देख लीजिएगा। चलिए इसकी कुछ रिएक्टिविटी हम लोग देखते हैं। तो कार्बन जो है ऑक्सीजन से रिएक्टिविटी करता है, ऑक्सीजन में जलता है और जल करके कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है। इसी तरह से सभी ऑक्साइड इसके बनाते हैं, चाहे कार्बन हो, सिलिकॉन हो, जर्मेनियम हो, लेड हो, ये सभी जो है ऑक्साइड्स बनाते हैं। एक जैसे क्वेश्चन कह रहा है ना, पढ़िए। सेलेक्ट द मेंबर ऑफ ग्रुप 14 दैट फॉर्म मोस्ट एसिडिक ऑक्साइड। ऐसा कौन सा जो एसिडिक ऑक्साइड बनाता है? तो जो कार्बन होता है यह कार्बोनेट बनाता है और हाइड्रोजन कार्बोनेट H2CO3 बनाता है, ये सबसे अधिक एसिडिक कार्बोनेट होता है। तो ये हो गया एसिडिक कार्बोनेट। और फिर कह रहा है सेकेंड कि इज कॉमनली फाउंड इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो Pb होता है ना +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो ये हो गया Pb लेड। और फिर कह रहा है कि सेमीकंडक्टर की तरह, तो मैंने आपको बताया था कि जर्मेनियम और सिलिकॉन ये दोनों जो है सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक चिप्स बनाने में यूज होते हैं। तो ये हो गया। अब देखिए रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर। कार्बन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम टुवर्ड्स वाटर। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम ये वाटर से अफेक्टेड नहीं होते हैं और ना ही रिएक्शन करते हैं। टीन जो है डिकम्पोज होता है स्टीम में और इस तरह से ये ऑक्साइड का फार्मेशन करता है SnO2 का, और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। वही रिएक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्टेनस को अगर स्टीम से रिएक्शन कराते हैं, यहाँ पे हीट लिख दिया ना, तो इसका मतलब क्या है, स्टीम है। तो स्टीम से अब रिएक्शन कराया वाटर, तो स्टीम का मतलब क्या है, वाटर है, केमिकली वो वाटर है, बस टेम्परेचर यूज हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है ऑक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। ठीक है। तो लेड इज अनअफेक्टेड बाय वाटर प्रोबेबली बिकॉज ऑफ द प्रोटेक्टिव ऑक्साइड फिल्म फार्मेशन। तो इसमें ऑक्साइड का फिल्म फार्मेशन हो जाता है, इसलिए रिएक्शन नहीं करता है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि वाई डज नॉट वाटर रिएक्ट विद द लेड, बिकॉज आर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर। ऐसे ही आपसे एक क्वेश्चन पीछे पूछा था हमने कि एल्यूमिनियम जो होता है HNO3 या नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन नहीं करता है। क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम के ऊपर एक प्रोटेक्टिंग ऑक्साइड एल्यूमिना की एक लेयर बन जाती है। अब हैलोजन से रिएक्शन करें तो जो हैलाइड का फार्मूला होता है वो बनता है MX2 क्योंकि इसके ऑक्सीडेशन स्टेट जो होते हैं 2 होते हैं, तो MX2 और MX4 ऑक्सीडेशन स्टेट बनते हैं। और sp3 हाइब्रिडेशन। चलिए ये सब चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा, इसमें कोई विशेष चीज़ें नहीं है, आप इसको मिला लीजिएगा। ये देखिए यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये कि हाइड्रोलिसिस अगर हम लोग कराएं किसका, सिलिकॉन का, SiCl4 जो सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड होता है, इसका ज्योमेट्री जो होगा sp3 हाइब्रिडेशन है तो टेट्राहाइड्रल होगा और ये वाटर के साथ हाइड्रोलाइज हो जाता है। और एक वाटर के साथ हाइड्रोलाइज होकर के एक वाटर मालिक्यूल, फिर दूसरा वाटर मालिक्यूल और फिर तीसरा वाटर मालिक्यूल इसके साथ ऐड होते हैं और यह Cl यहाँ से निकलता है। फाइनली जो है सभी Cl मतलब ऑल 4 Cl लाइन्स निकल जाएंगे और उसकी जगह पे OH लग जाता है। तो जब चारों Cl की जगह OH लग जाते हैं सिलिकॉन के साथ, तो इसका नाम है सिलिसिक एसिड। सिलिसिक एसिड ध्यान रखिएगा, सिलिसिक एसिड बन जाता है। यह जो है आप याद रखिएगा।
सिलिसिक एसिड का फार्मूला याद रखिएगा, सिलिसिक एसिड बन जाता है। कार्बन की जो सबसे खास बात है वो इसके अंदर की है कैटिनेशन प्रॉपर्टी। ये देखिए कैटिनेशन प्रॉपर्टी, कार्बन जो होता है कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो करता है। मतलब यह है कि कार्बन जो है कार्बन से जुड़ सकता है, इसकी बॉन्डिंग कैपेसिटी सबसे ज़्यादा है, तो कार्बन जो है कार्बन से जुड़ सकता है। दूसरी बात, कार्बन जुड़ने के लिए ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड का यूज करता है। साथ ही साथ कार्बन जो होता है ऑक्सीजन से जुड़ सकता है, मतलब कि कार्बन के ऑक्साइड्स बनते हैं, और कार्बन सल्फर से जुड़ सकता है, नाइट्रोजन से जुड़ सकता है, यहाँ तक कि हाइड्रोजन से जुड़ता है, और कार्बन मेटल के साथ भी जुड़ सकता है। इस तरह से इसकी जो कोवेलेंट बॉन्डिंग की कैपेसिटी होती है बहुत अधिक होती है। इसी वजह से कार्बन को हम लोग कहते हैं कि ये जो है सबसे अधिक कैटिनेशन प्रॉपर्टी रखता है। कैटिनेशन का मतलब होता है बॉन्डिंग कैपेसिटी या जुड़ने की कैपेसिटी, तो टेंडेंसी टू लिंक को हम लोग कहेंगे कैटिनेशन। तो कार्बन में जो टेंडेंसी टू लिंक है वो मैक्सिमम होती है, इसीलिए हम लोग कार्बन को हम लोग कहते हैं कि ये मोस्ट कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो करने वाला एलिमेंट है। तो अगर हम लोग कैटिनेशन प्रॉपर्टी को इस ग्रुप में देखें तो कार्बन की सबसे अधिक, बहुत अधिक सिलिकॉन से, फिर सिलिकॉन से अधिक जर्मेनियम की, और जर्मेनियम और लेड या स्टेनस जो है एक जैसे ही होते हैं, तो यहाँ पर होती है। इलेक्ट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन, देखिए आपको इलेक्ट्रॉप्स में कार्बन का यहाँ पे हमने आपको पढ़ाया था, वहाँ पे थोड़ा अच्छा कार्बन के जो हम लोग बिहेवियर से कैटिनेशन है, या कैटिनेशन प्रॉपर्टी या कार्बन का जो एक अलग प्रॉपर्टी दिख रही है, इसको हम कहेंगे कि एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ द कार्बन। सो जो एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ कार्बन है ये क्यों हो रहा है, इसके पीछे का रीज़न क्या है? तो रीज़न ये है कि पहला रीज़न है इसकी स्मॉल साइज़, किसकी? कार्बन की स्मॉल एटॉमिक साइज़। दूसरा रीज़न है कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसकी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। और तीसरा है रीज़न हायर आयनाइजेशन इंथैल्पी, इसकी आयनाइजेशन इंथैल्पी हायर होती है। और चौथा है अनअवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल, इसमें डी ऑर्बिटल नहीं होते। फिर से देखिए 4 पॉइंट है, कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि कार्बन ऐसा करता है, ग्रुप के बाकी मेंबर नहीं करते हैं, या कोई एक मेंबर ऐसा नहीं करता है जबकि कार्बन ऐसा करता है। सो किसी भी क्वेश्चन की इन 4 आंसर में कोई एक आंसर या सभी 4 हो सकते हैं। तो आप क्या बताएंगे? पहला बताएंगे कार्बन की साइज स्मॉलर है, फर्स्ट हो गया। दूसरा आप बताएंगे यह जो है साइज स्मॉलर हो गया। दूसरा इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हायर है, ठीक है। थर्ड बताएंगे इसका आयनाइजेशन इंथैल्पी हाई है। और फोर्थ बताएंगे कि इसमें डी ऑर्बिटल नहीं है। तो जैसे कहे कि कार्बन का कैटिनेशन प्रॉपर्टी सबसे अधिक होता है ग्रुप के अदर मेंबर से, ऐसा क्यों? तो कार्बन का जो साइज होता है मोस्ट अप्रोप्रिएट साइज होती है, ताकि दूसरे एलिमेंट या दूसरे कार्बन के एटम्स वो आसानी से बॉन्ड कर सके। तीसरी बात कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होती है। अब अधिक होती है तो इतना अधिक नहीं होती है कि आयनिक फॉर्म में चला जाए, बल्कि कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन आसानी से कर सकता है। चौथा, यह जो है डी ऑर्बिटल नहीं होता है, इसलिए अपने ऑक्सीडेशन स्टेट को 4 से अधिक एक्सपेंड नहीं कर सकता है। तो ये हो गया। अब आपको एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन बताया था, पीछे जो है सॉलिड स्टेट चैप्टर है वहाँ से हम लोग पढ़े थे। तो एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन में क्या था कि कार्बन, डायमंड, ये तो पढ़े थे। चौथा जो है फुलेरिन्स है, जिसको आपने क्लास 10th या 9th में पढ़ा है। फुलेरिन्स होते हैं, जिसे बकमिनस्टर फुलेरिन्स आप कहते हैं। इसको रिसेंटली 1996 में, मतलब 1996 में, 1996 में डिस्कवर किया गया था, और इसके लिए नोबेल प्राइज़ भी मिला है। देखिए यहाँ दिया हुआ है ना कि क्रोटो और कर्ल को तो नोबेल प्राइज़ भी दिया गया है, और इसका क्रिस्टलाइन फार्म है ये। और एक और इसका एलोट्रॉपिक फार्म जिसको ग्राफीन कहा गया है, वो भी डिस्कवर्ड है, पर अभी कोर्स में नहीं आया है। वो रिसेंटली डिस्कशन का मैटर है, स्टडी का मैटर है कि वो एलोट्रॉपिक फार्म है कि वो फुलेरिन का ही ऑप्शन है। तो अभी उसमें डाउट है, इसलिए उस पर हम लोग बात नहीं करेंगे। तो कार्बन के बारे में मैंने आपको वहाँ पे बताया हुआ है कि कार्बन एक कोवेलेंट सॉलिड है। डायमंड कार्बन के बीच की जो डिफरेंस है, जैसे कि डायमंड इंसुलेटर होता है, कार्बन कंडक्टर होता है, ऐसा क्यों? और डायमंड हार्डेस्ट मैटर है जबकि ग्रेफाइट सॉफ्ट है, ऐसा क्यों? इसके आंसर आप हमको कमेंट करके बताइएगा। फुलेरिन्स जो होता है यह, जैसे कि बकमिनस्टर फुलेरिन जो सॉकर शेप्ड होता है, C60 जिसको हम लोग कहते हैं, तो इसका स्ट्रक्चर फुटबॉल की तरह होता है। और इसके बनने में 12 पेंटागन, क्या ध्यान रखना है आपको, 12 पेंटागन
और 20 हेक्सागोन यूज होते हैं। ठीक है, तो 12 पेंटागोनल स्ट्रक्चर और 20 हेक्सागोनल स्ट्रक्चर्स मिल करके C60 का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे C60 होता है वैसे ही C70 होता है। तो अब ये बहुत ही स्मॉलेस्ट है, ऐसा नहीं ऐसे सोचिए आपकी C60 में बहुत बड़ा एटम है, यह बहुत ही छोटे छोटे मालिक्यूल्स हैं, बस इसमें 60 एटम ही आपस में जुड़ पाएंगे ऐसे, तो ये बहुत ही स्मॉलेस्ट साइज की हो जाती है। अब से डायमंड और ग्रेफाइट है, तो डायमंड ग्रेफाइट में देखिए बहुत सारे एटम आपस में जुड़े हुए हैं, लेकिन इसमें क्या है कि केवल 60 एटम ही जुड़ेंगे और जुड़ करके सॉकर बॉल या फुटबॉल की तरह एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसलिए इसको हम लोग बकमिंस्टर फुलिरिन भी कहते हैं और इसको सॉकर शेप्ड स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल भी कहते हैं। ठीक है, तो 6 मेंबर रिंग होते हैं, देखिए दिया हुआ है पे 26 और 12 5 मेंबर, मैंने 20 पेंटागोन और 12 पेंटागोन और 20 हेक्सागोन, जो भी मैंने आपको बताया तो वही चीज़ है। तो उतने आपस में हाइब्रिड बॉन्डिंग करके ये मॉलिक्यूल को बनाते हैं। ये देखिए सॉकर शेप्ड स्ट्रक्चर है। तो यहाँ से हुआ। अब कार्बन के यूज के बारे में कह रहा है, तो कार्बन का जो यूज है वो अलग अलग तरीके से एयरक्राफ्ट में होता है, और पढ़ लीजिएगा, इसमें कुछ दम नहीं है, आप पढ़ लीजिएगा एक बार। और फिर कार्बन ब्लैक का इस्तेमाल होता है जो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में यूज होता है। ऑटोमोबाइल के टायर बनाने में कार्बन का यूज होता है। और कुछ सेल फ्यूल सेल यूज, जो सेल होती हैं वहाँ पे फ्यूल्स यूज होती है, वो हम लोग पढ़ेंगे उसको भी। फिर आगे देखिए आप, ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड कब बनता है? जब लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर हो तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, और वहीं अगर कंप्लीट सप्लाई ऑफ एयर हो तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। कार्बन मोनोऑक्साइड बनने का एक केमिकल मेथड ये भी है कि अगर आप जो है स्मॉल स्केल पर प्योर कार्बन मोनोऑक्साइड बनाना चाहते हैं तो इसको बनाने के लिए आपको फॉर्मिक एसिड को कॉन्सनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट करना है। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। फॉर्मिक एसिड को कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट करें तो क्या बनेगा? तो इससे वाटर मालिक्यूल निकल जाएगा। देखिए ध्यान से देखिए इसको, जब आप इसको हीट कर देंगे तो यहाँ से वाटर मालिक्यूल निकल जाएगा। एक्चुअली देखिए जहाँ कहीं भी COO आए तो यह जो है अगर हीट उट कर रहे हैं या कुछ रिएक्शन कर रहे हैं तो बेसिकली ऐसा चांस बनता है कि यह कार्बन डाइऑक्साइड बन के बाहर निकल जाएगा। तो आगे भी रिएक्शन में आपको ऐसा मिलेगा जहाँ पे कि COO एक साथ दिखे, तो जब आप इसको हीट करेंगे या कोई रिएक्शन कराएंगे तो वहाँ पे वाटर बन के वो बाहर होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो कमर्शियल स्केल, ये जो CO और H2O है इसी को हम लोग वाटर गैस या सिन गैस भी कहते हैं। तो ये तो कॉमर्शियल स्केल नहीं है, ये स्मॉल स्केल पर ऐसा बनाया जाता है। लेकिन कॉमर्शियल बनाने के लिए आप क्या करेंगे कि कार्बन को स्टीम के ऊपर पास करेंगे। कार्बन को स्टीम, वाटर है और ये टेम्परेचर है, तो कार्बन को जब स्टीम के ऊपर पास करते हैं तो भी CO+H2 बनता है, और CO+H2 को ही हम लोग वाटर गैस कहते हैं। तो चाहे इस मेथड से बनाइए चाहे इस मेथड से बनाइए, तो यह मेथड महंगा है क्योंकि आपको फार्मिक एसिड चाहिए, और जबकि यह मेथड ईजी है क्योंकि इसमें कोक को सीधे जो है के ऊपर मॉइस्चर को पास करना है या स्टीम को पास करना है, तो आसानी। तो वाटर गैस, अब वाटर गैस का जो फार्मूला है वो CO+H2 है, और जो प्रोड्यूसर गैस है इसका फार्मूला है CO+N2। इसमें एयर ले लिया है, एयर के प्रेजेंस में करते हैं। यहाँ पे मॉइस्चर लिया, स्टीम लिया था, अब इसमें स्टीम नहीं बल्कि जो है हॉट एयर का यूज कर रहे हैं। तो एयर में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट ही होता है, 78% नाइट्रोजन होता है, तो एयर को डायरेक्ट अब हीट करेंगे कार्बन के साथ तो हमको प्रोड्यूसर गैस मिल जाती है। ठीक है, तो ठीक है भाई। अब कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है कलरलेस, ऑर्डरलेस और ऑलमोस्ट वाटर इनसॉल्युबल गैस है जो बहुत ही हाईली पॉइजनस होती है। बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं इससे, कार्बन मोनोऑक्साइड के रिलीज होने से। समटाइम बंद कार में बच्चे, आप सुने होंगे कि बंद कार में बच्चे खेल रहे थे और वो जो है एक्सपायर हो गए या उनके दम घुटने से मृत्यु हो गई। इसका रीज़न कार्बन मोनोऑक्साइड गैस ही होती है। तो ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अब कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर लेते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड कंप्लीट कंबस्चन ऑफ कार्बन होता है तब कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, और अगर आप किसी भी हाइड्रोकार्बन को बर्न कराते हैं एयर में तो भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। किसी कार्बोनेट को एसिड से रिएक्शन कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होने के बहुत सारे मेथड हैं, और कमर्शियल स्केल पर पाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लाइम स्टोन को सीधे सीधे हीट कर देते हैं। किसके साथ? वाटर के साथ। लाइम स्टोन को जो है हम लोग हीट करेंगे। लाइम स्टोन का मतलब है क्या है? CaCO3। देखिए लाइम स्टोन का मतलब हो गया
CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। अब इसको आप हीट कर देंगे तो ये बनाएगा CaO प्लस CO2, तो ये CO2 बन गया, यही हम बनाना चाह रहे हैं। और ये CO क्या है, यह जो है क्विक लाइम है। तो क्विक लाइम, अब क्विक लाइम को फिर से मॉइस्चर सिलेक्शन करा देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड से, तो हो जाता है वही चीज़। चलिए अच्छा आगे बढ़ते हैं। तो थोड़ा सा बुक की स्टडी करिए। अब कार्बन के बारे में थोड़ा सा फिर फोटोसिंथेसिस का डिस्कशन देखिए यहाँ किया हुआ है। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि प्लांट जो है कार्बन डाइऑक्साइड को और वाटर को लेकर के प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंस में इसको जो है ये रिएक्ट करते हैं और फिर क्या बनाते हैं, ये ग्लूकोज बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं और ये वाटर गैस, यहाँ से वाटर निकलता है, मतलब वाटर मॉलिक्यूल निकलता है। अब देखिए ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसका एडवर्स इफेक्ट क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट का सबसे मोस्ट ग्रीन हाउस इफेक्ट कॉजिंग गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड से ग्रीन हाउस इफेक्ट कॉज होता है। और यह जो है प्रोड्यूस कैसे कैसे हो रहा है, आपने देखा कि जब कार्बन को बर्न करा रहे हैं ऑक्सीजन में, तो जब कभी भी फ्यूल जलाते हैं, हम किसी भी तरह के हाइड्रोकार्बन को जलाते हैं या कोई फ्यूल बर्न करते हैं, फॉसिल फ्यूल बर्न करते हैं, फॉसिल फ्यूल का मतलब जितने भी पेट्रोलियम फ्यूल्स हैं, अगर आप उनको बर्न करते हैं, चाहे कोयला को बर्न करते हैं, वो भी फॉसिल फ्यूल के अंदर ही आते हैं। सो जब आप उनको बर्न करते हैं सो ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस इफेक्ट का कॉज करता है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट को हम लोग बाद में पढ़ेंगे किसी टॉपिक में, वहाँ पे आगे है अभी। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में हम लोग वहाँ पे डिस्कस करेंगे। पर आपसे अगर कोई पूछता है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट कॉजिंग कौन से गैस हैं, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट कॉजिंग गैस सबसे पहले नंबर पे CO2 आएगा। आप वहाँ पे सर्च करिए CO2 दिया हुआ है कि नहीं। दूसरे नंबर पर CH4 आएगा। तीसरे नंबर पे H2S भी आ सकता है। चौथे नंबर पे हाइड्रोकार्बन आते हैं। और अपना इतना याद रखिएगा कि वाटर वेपर भी ग्रीन हाउस इफेक्ट कॉज करने वाली गैस है। तो वाटर वेपर भी ग्रीन हाउस कॉजिंग है। एक बार ये क्वेश्चन आया था कि ग्रीन हाउस इफेक्ट कॉजिंग, और उसमें केवल वाटर वेपर लिखा था, तो वाटर वेपर भी ग्रीन हाउस इफेक्ट कॉजिंग है। अभी ड्राई आइस भी दिया हुआ है यहाँ पे। तो देखिए ड्राई आइस क्या है, जब आप CO2 को ठंडा करते हैं तो ये लिक्विड नहीं होता है, बल्कि सीधे सीधे क्या हो जाता है, सॉलिडिफिकेशन हो जाता है इसका। इस तरह से वो देखने में आइस की तरह दिखता है, पर उसमें मॉइस्चर नहीं होता है, तो इसीलिए इसको हम लोग ड्राई आइस कहते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो ड्राई कंडीशन है, जो सॉलिड कंडीशन में होता है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज द ड्राई आइस। एंड ड्राई आइस इज यूज एज अ रेफ्रिजरेंट फॉर द आइस क्रीम, फ्रोजन फूड्स। गैसियस कार्बन डाइऑक्साइड इज एक्सट्रीमली यूज इन द कार्बोनेट सॉफ्ट ड्रिंक एक्सेट्रा। तो ये सब यूजेज हैं। अब ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड का लेबिस स्ट्रक्चर है, रिजोनेंस स्ट्रक्चर है। और इस तरह से सिलिकॉन्स, यहाँ से आपको कोई क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, सिलिकॉन्स पे से कोई क्वेश्चन नहीं मिलते हैं। तो ठीक है, अब हम लोग सिलिकेट और जियोलाइट्स, और फिर इसके बाद चैप्टर फिनिश हो जाएगा कार्बन फैमिली का। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, गुड बाय।